हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आप सबको पता है कि जैसा कि हम लोग बिहार पुलिस का सेट को डिस्कशन कर रहे थे, और हम लोग सेट कौन सा डिस्कशन कर रहे थे दोस्तों, तो हम लोग बिहार पुलिस का जो है ज्ञान बिंदु यानी रोशन सर के द्वारा जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार पुलिस का सेट चलाया जा रहा है उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सेट नंबर 2 को। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। और आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका जो सारा पीडीएफ है दोस्तों हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको है जो इसका पीडीएफ मिल सके और इसका फुल डिस्कशन भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा, विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। यहाँ क्या बोल रहा है दोस्तों, नहीं किया गया था। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा कौन सा, तो दास्ता का अंत, ठगों का दमन, सती प्रथा का अंत और धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इन्होंने दोस्तों, हम सबको पता है कि इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। इन्होंने सती प्रथा का अंत कब किया था, तो 1829 में। कब, 1829 में। और किसकी सहायता से किया था दोस्तों, तो उसमें इनकी सहायता जो किए थे किसने, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। ठगों का दमन भी जो दोस्तों इन्हीं के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा ही किया गया था। लेकिन दास्ता का अंत दोस्तों ये लॉर्ड एलनबरो के द्वारा, कब, किसके द्वारा, लॉर्ड एलनबरो के द्वारा। और कब किया गया था, तो 1843 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखें दोस्तों, बात कर लें लॉर्ड विलियम बेंटिक के, तो सती प्रथा का अंत किसने किया था, राजा राम मोहन राय की सहायता से विलियम बेंटिक ने। अगर आपसे पूछ ले कि पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो पुनर्जागरण का अग्रदूत जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसको, राजा राम मोहन राय को। अगर आपसे पूछ ले कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की, तो उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना जो दोस्तों 1828 ईस्वी में की थी। कब, 1828 ईस्वी में। इतना बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, परामर्शीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए। तो देखिए दोस्तों, परामर्श की बात कर ले तो अनुच्छेद 143 आप जानते होंगे। अनुच्छेद 143 में चर्चा किया गया है कि अगर राष्ट्रपति को या सर्वोच्च न्यायालय को अगर एक दूसरे के परामर्श की जरूरत होगी तो एक दूसरे को परामर्श दे सकते हैं, लेकिन वो इसके लिए बाध्य नहीं होगा। तो इसमें जो दिया गया, जो उसे भेजा जाता है, तो उच्चतम न्यायालय जो किसी विधि के प्रश्न को जो जनता के लिए विशेष का अगर क्या बोलते हैं कि अगर सलाह लेना चाहेगा तो वह राष्ट्रपति द्वारा भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया गया है। धन विधेयक की जो चर्चा है दोस्तों वो किसमें है, तो 110 में है। को 110 में धन विधेयक की परिभाषा की चर्चा है, अनुच्छेद 110 में। अगर आपसे पूछ ले कि धन विधेयक है या नहीं, या कौन कहता है, तो यह जो कहता है कौन, तो लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। कौन, लोकसभा अध्यक्ष जो है यह निर्णय लेते हैं कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। और धन विधेयक जो दोस्तों किसके पूर्व अनुमति से लोकसभा में पेश किया जाता है, तो यह जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। और इसे जब लोकसभा में पारित कर दिया जाता है तो यह जो जब राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा को 14 दिन के भीतर जो दोस्तों इस पर निर्णय देकर वापस भेजना पड़ता है। अगर यह राज्यसभा ऐसा नहीं करता है तो धन विधेयक जो है स्वतः ही पारित माना जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला कथन हमारा रक्त अम्लीय होता है। तो हम सबको पता है दोस्तों रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.6
4 होता है। कितना? 7.4। पीएच मान की बात कर ले तो पीएच का जो आरेख होता है दोस्तों, जो 0 से लेकर 14 तक होता है, इसका खोज किसने किया था? इसका खोज जो किया था वह सोरेनसन ने किया था। किसने? सोरेनसन ने। जहां से 0 से लेकर 7 तक को दोस्तों क्या होता है, तो इसमें अम्लीय होता है, और 7 से लेकर 14 तक का जो तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं? इसका जो वो होते हैं क्षारीय। क्या? क्षारीय। और 7 में जो होता है वह उदासीन होता है। अगर आपसे पूछ ले कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या? पावर ऑफ हाइड्रोजन। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। तो अम्ल कैसा है दोस्तों? 7 के बाद आ रहा, तो यह क्षारीय है। क्या? क्षारीय। यही जो हमारा जो है वह गलत है। ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। और भी हम कथन देख लेते हैं। दूसरा कथन है पित्त रस का स्राव यकृत द्वारा होता है। सही है दोस्तों। पित्त रस का स्राव जो है, यानी पित्त रस का स्राव, जिसे पित्त रस कैसा होता है, तो यह जो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ये भी हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ, इसको भी देख लीजिएगा। तो पित्त रस जो है जो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, और यह जो है यकृत द्वारा स्रावित होता है। और अमाशय में दोस्तों यह इसका हाइड्रोक्लोरिक रस होता है। ये तीनों कथन जो सही है, लेकिन हमारा पहला कथन जो है रक्त अम्लीय होता है, यह गलत है, क्योंकि रक्त जो है दोस्तों क्षारीय होता है। क्या? क्षारीय होता है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि चलिए अगले प्रश्न कि अगर रक्त का रंग जो लाल हो वो किसके कारण होता है, तो वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगर रक्त में लौह की मात्रा कम हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है, तो अनीमिया की बीमारी होती है। कौन सी? अनीमिया की बीमारी होती है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी लगभग हो। तो प्रतिध्वनि जो दोस्तों यानी इको की बात कर लें, तो इको जो तभी सुनी जा सकती है तब न्यूनतम दूरी कितनी हो? 17 मीटर हो। कितनी? 17 मीटर। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा जो है वह सही हो जाएगा। अगर दोस्तों बात कर ले ध्वनि की, तो ध्वनि कैसी प्रवृत्ति है, तो ध्वनि जो दोस्तों अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसी? अनुदैर्घ्य तरंग है। और यह किस में निर्वात करती है, तो यह इसका जो सबसे ज्यादा गति होता है दोस्तों वह ठोस में होता है। किसमें? ठोस में होता है। ठोस के बाद इसका द्रव में होता है, द्रव के बाद इसमें गैस में होता है। अगर आपसे पूछ ले कि निर्वात में ध्वनि की गति कैसी होती है, तो निर्वात में ध्वनि की गति जो होती है वह शून्य होती है। कितनी? कैसी होती है? शून्य होती है। अगर आपसे पूछ ले ध्वनि की गति, तो ध्वनि की गति कितनी है, तो 334 मीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि जो बिहार पुलिस तक आपको जितना भी सेट करवाया जाएगा वो सारा का डिस्कशन डिटेल जो है हम लोग इसी चैनल पर करवाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थोड़ा सा अगर वीडियो में अगर कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो भी कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि हम अगले वीडियो में इसको इम्प्रूवमेंट कर सकें। और अगर आप सबों की डिमांड रहेगी दोस्तों, तो इसका क्यूज भी हम लोग हैं जो टेलीग्राम पर करवा देंगे, ताकि जो है लास्ट दिनों में आप रिवीजन के तौर पर इस सारे सेट को जो है क्यूज के माध्यम से भी रिवाइज कर लें। तो चलिए शुरू करते, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आप सभी का सेट में कितना नंबर आ रहा है ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किस प्रस्ताव को सम्मिलित नहीं किया गया था? तो संविधान जो दोस्तों यह कब लागू किया गया था, तो संविधान जो लागू किया गया था ये 26 नवंबर का 26 नवंबर को 26 जनवरी माफ कीजिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। कब? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और इसमें जो दोस्तों स्वतंत्रता था, समानता था और न्याय भी था, लेकिन समाजवादी नहीं था। समाजवादी शब्द जो दोस्तों यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। क्या? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, तो उस समय भारत की प्रधानमंत्री जो कौन थी? इंदिरा गांधी। तो कौन? इंदिरा गांधी थी। और 42वां संविधान संशोधन को ही मिनी संविधान भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि स्वतंत्रता भारत के प्रस्तावना में, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें स्वतंत्रता के कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है, 3 प्रकार की जो समानता की बात की गई है, और 2 प्रकार की न्याय की बात की गई है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है
और अगर आपसे प्रस्तावना से एक प्रश्न और पूछे तो किस केस में प्रस्तावना को जो दोस्तों क्या बोलते हैं कि संशोधन करने के लिए माना गया है, तो बाध्य योग है, मतलब संशोधन कर सकता है। तो यह जो क्वेश्चन था केशवानंद भारती केस में यह फैसला दिया गया है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन अधिनियम भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है, इन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी जिसका पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और यह इन्होंने कब लिखी? तो यह इन्होंने 1868 ईस्वी में लिखी। कब? 1868 ईस्वी में लिखा है। और जिसमें इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। किसका? धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने प्रति व्यक्ति आय, अगर आपसे पूछ ले कि कितना बताया, तो 20 रुपया जो है प्रति व्यक्ति आय इन्होंने बताया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता वो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। अगर आपसे पूछ ले कि स्वराज शब्द को सबसे पहले किसने उपयोग किया था, तो ऐसा तो सब स्वराज शब्द की मांग जो किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। लेकिन कांग्रेस के अधिवेशन में अगर आपसे पूछे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी के बारे में और कोई बात जान ले तो कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन हुए? तो दादा भाई नौरोजी हुए। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी के कुल सतह पर जो है जल का उपस्थिति जो है वह 71% है। कितना? 71%। अगर आपसे तिहाई में पूछा जाए तो 1/3 जो है दोस्तों जल है, और बाकी 2/3 जो है दोस्तों 2/3 जो जल है और 1/3 जो है दोस्तों भूमि है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा 71% हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितिकी की हालत प्रदान करती है? तो देखिए दोस्तों, वायुमंडल की परतें, तो वायुमंडल की 5 परतें होती है। कौन 5 परतें? सबसे नीचे जो होती है दोस्तों क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद हमारा समताप मंडल होता है, उसके बाद जो दोस्तों मध्य मंडल होता है, उसके बाद आयन मंडल, और उसके बाद जो दोस्तों बहिर्मंडल। तो अगर आपसे पूछ ले कि क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है दोस्तों, तो क्षोभ मंडल में जो है हमारी मौसमी घटनाएं जितनी भी होती है वह क्षोभ मंडल में होती है। अगर आपसे पूछ ले कि वायुयान वगैरह किस में उड़ते हैं, तो समताप मंडल में उड़ते हैं। और समताप मंडल का ही भाग होता है कौन सा? तो ओजोन परत, जो हमारे सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से हमारी त्वचा की रक्षा करता है। तो इतना भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि रेडियो तरंग जो दोस्तों इसका प्रसारण कौन से मंडल में होता है, तो इसका जो है दोस्तों इसका भी क्षोभ मंडल में होता है। अगर आपसे पूछ ले कि अंतरिक्ष और सैटेलाइट वगैरह किस मंडल में छोड़े जाते हैं, तो यह बहिर्मंडल में छोड़े जाते हैं। किसमें? बहिर्मंडल में छोड़े जाते हैं। और समताप मंडल को ही दोस्तों इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूत्र 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो इधर अम्ल दिया हुआ है और जिसका पदार्थ में पाया जाता है। तो फर्मिक अम्ल जो दोस्तों हम सबको पता है कि किस में पाया जाता है, तो यह जो है चींटी में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है, तो यह चूने में पाया जाता है। किस? चूने के चूने में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल जो दोस्तों इमली में पाया जाता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है दोस्तों यह साबुन में पाया जाता है। तो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा एक का क्या हो जाएगा दोस्तों? एक का 1, 2 और 3 का हो जाएगा 4 और 5 का हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो इसके पहले के प्रश्न में हम लोग डिस्कस किए थे दोस्तों कि समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अगर आपसे पूछ ले कि 42वां संविधान संशोधन में और भी कौन से शब्द जोड़े गए, तो इसका ट्रिक है दोस्तों स्पा। स्पा से क्या होता है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जो है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है,
मानव पित्त यानी बाइल जो एक पीले रंग का तरल पदार्थ है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो इसको भी हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो पित्त की प्रकृति जो होती है दोस्तों, यह क्षारीय होती है। कैसी? क्षारीय होती है। और इसका अगर आपसे दोस्तों पीएच मान पूछे तो 8.3 से 8.5 तक होता है। इतना भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है हमसे, निम्नलिखित में कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो अक्रिय गैस यानी नोबल गैस जिसे कहा जाता है दोस्तों, इसे दोस्तों आवर्त सारणी के वर्ग 18 में, जो कि अंतिम वर्ग है, इसमें रखा गया है। और नोबल गैसों की संख्या जो है कितनी है? 6 है। इसका याद रखने का ट्रिक जो दोस्तों यह क्या है? हीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो हीना से क्या हो जाएगा दोस्तों? हीना से हमारा हो जाएगा हीलियम, हीना और करीना, हाइलो, माफ कीजिए, तो इसका ट्रिक है हीना और करीना का एक्सरे रंगीन। इसमें हम थोड़ा सा भूल रहे हैं, हाँ से क्या होगा, तो हाँ हीलियम, क्या हीलियम, हीलियम और का से, तो इसमें जो ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सब जो दोस्तों ये अक्रिय गैस है। और इसमें दोस्तों ऑर्गन भी दोस्तों अक्रिय गैस है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत की भर्त्सना की? तो किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा का निर्मूलन किया था? तो किसने किया था दोस्तों? तो लॉर्ड विलियम बेंकिट ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की है? तो भारत में पंचायती राज का जो जन्मदाता माना जाता है दोस्तों किसे? तो बलवंत राय मेहता को ही माना जाता है। और इन्हीं के सिफारिश पर कब 1959 में पहली बार दोस्तों 1959 में पंचायती राज को लागू किया गया था। और इनका सिफारिश दोस्तों 3 स्तरीय था। कैसा? 3 स्तरीय था। अगर आपसे पूछ ले कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो 1957 में हुआ था। कब? 1957 में हुआ था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 स्तरीय। अगला प्रश्न है हमारा, यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयुक्त होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने में क्षमता है? तो ये यूरेनियम 235 है। कौन? यूरेनियम 235। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायतों, नगर निगम और न्यायपालिका को चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो क्या कहलाते हैं? तो वह वार्ड कहलाते हैं। क्या? वार्ड। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन की बात करें दोस्तों, तो कोयला जो है दोस्तों एक जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी हमारा जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस भी हमारा जीवाश्म ईंधन है, यूरेनियम दोस्तों यह जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और यह दोस्तों रेडियो सक्रिय तत्व है। कैसा? रेडियो सक्रिय तत्व है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग दोस्तों बिजली बनाने में किया जाता है। किसके? बिजली बनाने में एवं परमाणु बम बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक निम्न में से कौन सा द्रव पाया जाता है? तो चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में जो पाया जाता है वह फर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन? फर्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि क्षय को रोका जा सके? तो लोहे पर कलई के लिए जिस धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा धातु है? तो वह जिंक है। क्या? जिंक का जो परत है जो दोस्तों लोहे पर चढ़ाया जाता है, जिसे गैल्विकरण कहा जाता है। क्या? गैल्विकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? तो भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल की संख्या जो दोस्तों वह कितनी है? तो वह 5 है। कितनी? 5। कौन कौन है दोस्तों? तो एक हमारा बीजेपी हो गया,
बीजेपी, एक हो गया कांग्रेस, एक बीएसपी हो गया भारतीय समाजवादी पार्टी, एक हो गया एनएनपी, और एक हो गया दोस्तों आम आदमी पार्टी, और एक हो गया मार्क्सवादी। कौन? मार्क्सवादी। ये 6 जो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। और इसका चुनाव कौन करता है दोस्तों, कि कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और कौन सी पार्टी क्षेत्रीय दल है, तो यह जो निर्णय करता है यह कौन करता है, तो यह चुनाव आयोग करता है। कौन? चुनाव आयोग करता है। और इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है दोस्तों, वह क्राइटेरिया क्या है तो उसको बताने लगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, ये कभी और बता देंगे दोस्तों। तो अगर आपसे पूछ ले तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी। अकाली दल की बात करें दोस्तों तो यह कहाँ की पार्टी है, तो यह जो दोस्तों यह कहाँ की है, तो यह पंजाब की पार्टी है। कहाँ? पंजाब की पार्टी है। तेलुगु देशम कहाँ की है, तो तेलुगु देशम जो दोस्तों जिसे टीडीपी कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की। कहाँ? आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं था, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दोस्तों उद्देश्य नहीं था, तो पहला है राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा एकत्र करना एक मार्ग है। यह जो दोस्तों इसका उद्देश्य था। शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रता को मजबूत बनाता है। यह भी दोस्तों सही था। शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जिनके रुचि रखते हैं, यही दोस्तों गलत है हमारा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी, तो भारत में जो है दोस्तों ऐसे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। कौन? राजीव गांधी थे। इन्होंने श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी की बात करें दोस्तों, इन्हें भारत की आयरन लेडी कहा जाता है। और इन्हीं के समय दोस्तों 1971 में बांग्लादेश का पाकिस्तान का विभाजन करके बांग्लादेश का गठन हुआ था। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन में, तो अटल बिहारी वाजपेयी बने हैं। और विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात करें तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे हैं जिन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा राजीव गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, तो देखिए दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो यह दोस्तों 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। कब? 1939 से 1945 तक हुआ था। तो पहला है औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत हुआ था, यह दोस्तों इसका परिणाम था। इंग्लैंडों की शक्ति में ह्रास हुआ था, इंग्लैंड की शक्ति कम हुई थी, तभी तो उन्होंने भारत से जो है भारत से मदद मांगा था कि अगर भारतीय सैनिक द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड का साथ देंगे तो कुछ शर्तें रखा गया था और हम भारत को आज़ाद कर देंगे। तो यह भी सही है दोस्तों। और राष्ट्र संघ का गठन जो दोस्तों यह 1900 कब हुआ, तो 1920 में हुआ। कब? 1920 ईस्वी में, जो कि प्रथम युद्ध के बाद हुआ था। तो यही जो हमारा है वह सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, तो तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का जो कारण है दोस्तों वह क्या? लौटता हुआ मानसून। यानी हम कह सकते हैं कि लौटता हुआ मानसून जो दोस्तों इधर से आता है तो ये क्या, तो हमारा उत्तर हो गया यह पूरा। तो उत्तरी पूर्वी जो है मानसून जो दोस्तों यह तमिलनाडु में तट पर लौटते समय वर्षा करवाती है। अगर आपसे पश्चिमी विक्षोभ से बात कर ले तो पश्चिमी विक्षोभ जो दोस्तों ये भूमध्य सागर से आती है और इसके कारण जो दोस्तों किस क्षेत्र में वर्षा होती है, तो इसमें जो दोस्तों तो उत्तरी पश्चिमी इसमें जो दोस्तों वर्षा होती है क्षेत्र में। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से कौन सी क्षेत्र वर्षा होती है, तो आप सबको पता है कि भारत में जो वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है और सबसे पहले अपना वर्षा जो है केरल के तट पर करवाती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है, तो देखिए दोस्तों न्यूटन के 3 गति नियम है। कौन से 3 गति नियम? पहला है कि दोस्तों जड़त्व का नियम, जिससे हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है। दूसरा दोस्तों न्यूटन का दूसरा नियम जिससे हमें बल का सूत्र प्राप्त होता है। और तीसरा नियम जो दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो पहला जो जड़त्व है दोस्तों, पहला नियम के अनुसार ही इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्राम जड़त्व। कैसे? क्योंकि न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है उसमें कहता है कि कोई भी वस्तु उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। तो जैसे अगर कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। तो इस
तो घोड़ा जब अचानक चलना रहता है दोस्तों, तो उस पर दोस्तों वो विराम में रहता है, लेकिन जब अचानक चलना लगता है तो उस पर जो बैठा आदमी है वो पीछे गिर जाता है। तो यही तो पहले विराम में रहता है घोड़ा, लेकिन एकाएक जो है वह क्या गति में आ जाता है। तो इसी कारण दोस्तों उस पर बैठा व्यक्ति जो है गिर जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं की बात कर ले, तो पहला है 1971 में दहेज निरोधक अधिनियम बनाया गया था। दोस्तों यही गलत है। दहेज निरोध अधिनियम जो बनाया गया था दोस्तों, यह 1961 में बनाया गया था। कब? 1961 में। इसमें अगर आपसे पूछ ले कि भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो इसमें भारत के राष्ट्रपति कौन जो थे वह कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कर ले तो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जिनका कार्यकाल जो है सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा कितना है, तो 12 वर्ष है। कितना दोस्तों? 12 वर्ष। और इसी के समय दोस्तों सबसे पहला जो संयुक्त अधिवेशन आया था वह इन्हीं के समय आया था। 1961 में जो दोस्तों दहेज निरोध अधिनियम बनाया था, इसी के तहत आया था। भारत में अगर आपसे पूछ ले कि कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, तो 3 बार बुलाया गया है, 3 बार। अगर आपसे पूछ ले कि संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किसमें है, तो अनुच्छेद 108 में है। किसमें? अनुच्छेद 108 में है। और बाकी तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। और अगला जो 3 ऑप्शन है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। दहेज मांगने वाले को न्यूनतम 5 वर्ष की सजा होगी। कितनी? न्यूनतम 5 वर्ष की। और दहेज प्रथा आज भी एक समस्या है। हम सबको पता है कि दहेज प्रथा आज भी एक समस्या है। लोगों को जागृत करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है अभी दोस्तों, कि सरकार के द्वारा कभी कभी बहुत सारी प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ताकि जो दोस्तों दहेज प्रथा को जो है समाप्त किया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है। तो संविधान जो दोस्तों अपने नागरिकों को समानता और अभिव्यक्ति की गारंटी देता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। शोषण का अधिकार दोस्तों ये कैसा है, तो ये मौलिक अधिकार है। कैसा मौलिक अधिकार है? श्रम का अधिकार दोस्तों ये डीपीएसपी है। कौन सा? डीपीएसपी है। और ये दोनों हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। तो देखो दोस्तों, विधान परिषद जो भारत के लगभग कुल 6 राज्य में, कितने? 6 राज्य में, जिसका याद करने का ट्रिक है, कल के वीडियो में हमने नहीं बताया था, आज बता देते हैं। क्या है? कुंभ जाट। कौन सा? कुंभ जाट, जिसमें जे को आप काट दीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो दोस्तों अब एक केंद्र शासित प्रदेश की अब बन गया है, तो इसमें दोस्तों विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। तो कुंभ जाट। तो के से हमारा हो जाएगा कर्नाटक, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, कुंभ KUMB, अब बी से हो जाएगा बिहार, और बी KUMB जाट, जे जैसे कुंभ KU 1 2 3 4 जाट, और टे से हो गया तेलंगाना, और जे से हो जाएगा झारखंड। तो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों इसका गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का जो नारा दिया था दोस्तों, यह कब दिया था, तो इन्होंने दिया था जो असहयोग आंदोलन के द्वारा दिया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का जो दोस्तों महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो दोस्तों महात्मा गांधी ने करो या मारो का नारा दिया था। किसमें? करो या मारो का नारा दिया था। अब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कौन से जगह पर रखा गया था, तो आगा खा पैलेस में। किसमें? आगा खा पैलेस में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों, तो 1917 में। कब? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था, तो राजकुमार शुक्ल ने। और इनकी मुलाकात कहाँ हुई थी दोस्तों, तो राजकुमार शुक्ल और महात्मा गांधी की मुलाकात जो हुई थी लखनऊ कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। खिलाफत आंदोलन से अगर पूछ ले कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो अली बंधु ने किया था। किसने? अली बंधु ने। इतना भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करते हैं वह कौन है। तो हम इससे पहले के प्रश्न हम देखें तो समताप मंडल। कौन सा? समताप मंडल जो दोस्तों, इसी में एक ओजोन मंडल आता है। यह जो है दोस्तों हमारी सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वह ओजोन मंडल हो जाएगा। अगर ओजोन मंडल ऑप्शन में नहीं रहता, अगर ओजोन मंडल ऑप्शन में नहीं रहता, तब हमारा आंसर जो है दोस्तों समताप मंडल हो सकता था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ओजोन मंडल। क्षोभ मंडल की बात करें तो इसमें मौसमी घटनाएं होती हैं। अयन मंडल में दोस्तों
ये क्या होता है, तो इसमें रेडियो तरंग होता है। ये सब अब पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड था, वह कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, वेगनर ने एक थ्योरी दिया है। कौन सा? वेगनर के थ्योरी के अनुसार पहले जो दोस्तों एक भाग, पृथ्वी का एक ही भाग था, एक पैंजिया और दूसरा पैंथालासा। जलीय भाग को पैंथालासा कहा गया और भूपर्तीय भाग तो दोस्तों इसे पैंजिया कहा गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जगह। और पैंजिया ही टूट कर दोस्तों गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में बटा, और इसके बाद जो द्वीपों का निर्माण हुआ। और इसके सिद्धांत को किसने दिया था? तो इस सिद्धांत को प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत कह देते हैं, जो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, यह हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाला व्यक्ति कौन था? तो देखिए दोस्तों, भारत में गोवा पर सबसे पहला जो कब्जा किया था वह फ्रांसिसो दी अल्बुकर्क ने किया था। कब किया दोस्तों? तो 1510 में। लेकिन 1530 में इसको राजधानी जो बनाया था वह निनो डी कुन्हा ने बनाया था। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगर आपसे दोस्तों पूछ ले कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति पूछ ले दोस्तों, तो वास्को डी गामा हो जाएगा। कौन सा? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। कब? 1498 ईस्वी में। कहाँ आया था? तो केरल के कालिकट तट पर आया था। और किसकी सहायता से आया था? तो यह जो दोस्तों अब्दुल मुजीद की सहायता से आया था। किसके? अब्दुल मजीद या अब्दुल माजिद की सहायता से आया था। और यह आकर सबसे पहले किससे मिला था? तो यह आकर सबसे पहले जो दोस्तों केरल के या त्रावणकोर के राजा जो दोस्तों जमुरीन से मिला था। किससे? जमुरीन से मिला था। और उसके बाद ही इसने वहाँ व्यापार करने की इच्छा जाहिर की, और तब इन्होंने जमुरीन ने इसे व्यापार करने की दिया। और सबसे पहले दोस्तों वास्को डी गामा ने ही मसालों का व्यापार करना शुरू किया। क्या? मसालों का व्यापार जो है वास्को डी गामा शुरू किया। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो गवर्नर बनकर जो पुर्तगाली आया था वह फ्रांसीसी दी अल्मेड़ा आया था। कौन? फ्रांसीसी दी अल्मेड़ा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्या? निनो डी कुन्हा। निनो डी कुन्हा ने ही राजधानी 1530 में गोवा को बनाया था। और गोवा पर कब्जा जो किया था किसने? अल्बुकर्क ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध को जो दोस्तों पारिस्थितिकी कहा जाता है। क्या? पारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों पारिस्थितिकी की खोज किसने किया, तो पारिस्थितिकी के जो जनक है वो हेकले हैं। कौन? हेकले। अगर आपसे पूछ ले कि पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है, तो पारिस्थितिकी तंत्र अगर लग गया दोस्तों तो इसका उत्तर हो जाएगा टेस्ले। कौन? टेस्ले। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो हेकल, और पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है, तो टेस्ले हैं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पारिस्थितिकी। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? तो देखो दोस्तों, परमाणु बम विस्फोट हम सबको पता है कि जापान के जो शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी। कौन? हिरोशिमा और नागासाकी पर जो दोस्तों अमेरिका ने 2 बम लिटिल बॉय और फैट बॉय नामक जो दोस्तों परमाणु परीक्षण किया था, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित जो था हिरोशिमा हुआ था। कौन? हिरोशिमा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और यह कब हुआ था दोस्तों? तो यह घटना जो 1945 ईस्वी में हुआ था। कब? 1945 में। अगर आपसे छोटा डेट पूछ ले तो 6 अगस्त और 9 अगस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आग्नेय चट्टान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आग्नेय चट्टान मैग्मा के ठंडे होने के कारण बनते हैं। हाँ दोस्तों, यह कथन जो है सही है। इससे परतदार चट्टान भी कहते हैं दोस्तों, यही उत्तर सही हो जाएगा। इसे परतदार चट्टान नहीं कहा जाता, यही उत्तर हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टान को शैल के उदाहरण है, यह भी सही है। सिल और डाइक पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ कथन गलत को चुनना है। पहला कथन है, राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है। सही है दोस्तों। राज्यपाल की नियुक्ति जो दोस्तों केंद्र सरकार किसके द्वारा किया जाता है नियुक्त? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है। नहीं दोस्तों, यही जो हमारा गलत है। राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और
तीन ऑप्शन क्या दिया हुआ है, राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हुई है, यह भी दोस्तों वह मतलब उसका गृह राज्य नहीं होना चाहिए। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है, यह भी सही है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो पे आप लोग भी कमेंट करके अपना उत्तर बताते रहिए, ताकि आपको भी पता चले कि आप लोग का कितना सही है, और मार्क्स जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि तभी आप कंपेयर कर पाइएगा कि आपका मार्क्स कितना है। और कोशिश करिए कि वीडियो का लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप अधूरा छोड़ेंगे तो आपको तो फायदा होने वाला है नहीं। क्योंकि अगर आप कुछ समय देकर आप 100 क्वेश्चन ही देखते हैं तो शायद आपका जो है दोस्तों मोटिवेशन बना रहेगा। और इससे पहले करेंगे कि आप डिस्कशन देखने से पहले एक बार खुद से जो दोस्तों पीडीएफ को टेलीग्राम पर डाला जाता है तो उसको सोल्व कर लीजिए। उसके बाद जो दोस्तों इसको देखिएगा। पहला है, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। तो मानव शरीर में रुधिर युक्त ऑक्सीजन जो दोस्तों वह बायां अलिंद में होता है। किसमें? बायां अलिंद में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। तो अमेरिका के संविधान से दोस्तों न्यायिक समीक्षा को भी ग्रहण किया गया है, मौलिक अधिकार को भी ग्रहण किया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया को भी अमेरिका से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी है, जो हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सही। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, तो यह आयरलैंड से लिया गया है। किससे? आयरलैंड से लिया गया है। अगर आपसे पूछ ले कि आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है, तो ये हमारा जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से? जर्मनी से लिया गया है। अगर आपसे पूछ ले कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य जो दोस्तों यह कहाँ से लिया गया है, तो यह रूस से लिया गया है। कहाँ? रूस से लिया गया है। अगर आपसे पूछ ले कि संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है, तो संविधान संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि समवर्ती सूची को किस देश से लिया गया है, तो समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इतना भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रारंभ किया। यानी अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है, तो अंग्रेजी शिक्षा का जनक जो दोस्तों लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। किसको? लॉर्ड मैकाले को। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। विलियम बैंक के बारे में हम जान ही चुके हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बात कर ले दोस्तों, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ही दोस्तों बंगाल का जो दोस्तों विभाजन रद्द किया गया था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नियत आयतन पर गैस के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने पर आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होती है। तो यह होती है, कितनी होती है दोस्तों, तो नियत आयतन पर पूछ रहा है दोस्तों। तो आयतन अगर पूछ रहा है तो नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगर यहाँ दाब रहता तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो मैथिली शरण गुप्त की जो रचना नहीं है दोस्तों, यह कौन हो जाएगा, तो यह ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो साकेत, भारत भारती और पंचवटी, ये सभी और पथिक। इसमें जो दोस्तों मैथिली शरण की जो रचना नहीं है वह कौन नहीं है हमारी, तो पथिक। पथिक जो दोस्तों ये किसकी रचना है, तो यह राम नरेश की रचना है। किसकी? राम नरेश की। बाकी पंचवटी, भारत भारती और साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो आपातकाल के समय दोस्तों हम सबको पता है कि भारत के संविधान के 2 अनुच्छेद 20 और 21 जो दोस्तों जो कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। 21 में क्या दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार का चर्चा किसमें, तो अनुच्छेद 21 में है। किसमें? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें, तो अनुच्छेद 32 में। और इसे ही दोस्तों महात्मा भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, तो सबसे पवित्र अनुच्छेद जो है भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को ही किया गया। कानून के समक्ष समानता दोस्तों यह कौन सी है, समक्ष समानता जो दोस्तों अनुच्छेद 16। किससे? 16। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है। तो क्षेत्राधिकार को कौन विस्तृत कर सकता है, तो क्षेत्राधिकार जो दोस्तों
ये किसके द्वारा बढ़ाया जाता है? तो ये संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्ति को संसद बढ़ा तो सकता है, लेकिन उसे कम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? तो एड्स रोगी में न्यूनतम प्रतिरक्षा जो दोस्तों है टी लिम्फोसाइट के कारण होती है। किसके? टी लिम्फोसाइट के कारण। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगर दोस्तों टी लिम्फोसाइट नहीं रहेगा तो हमारा WBC भी आंसर हो सकता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर टी लिम्फोसाइट दिया हुआ है तो हमारा यही उत्तर होगा। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए मिला था? तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है उनकी रचना उर्वशी के लिए मिला है। किसके? उर्वशी के लिए मिला है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और ये जो संस्कृत के 4 अध्याय रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र, यह भी सभी जो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की ही रचना है। और संस्कृत के 4 अध्याय के लिए दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है रामधारी सिंह दिनकर को मिला है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? तो उच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की जाती है दोस्तों, अनुच्छेद 226 के तहत जो रीट जारी करता है। अगर अब उच्चतम न्यायालय पूछता तो अनुच्छेद 32 हो जाता। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? तो जनहित याचिका का प्रवर्तक जो माना जाता है दोस्तों, जस्टिस PN भगवती को माना जाता है। किसको? जस्टिस PN भगवती को। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत जो दोस्तों, इसका प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंडल की सलाह पर किया जाएगा। यह दोस्तों सही है। सही है कि राष्ट्रपति अपना क्षमादान का जो क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करता है वह केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह से ही करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है दोस्तों क्या गलत? दूसरा है, राष्ट्रपति पुनः परमाणु का परीक्षण करा सकता है। हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति पुनः परमाणु का परीक्षण करा सकता है, यह भी सही है। दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं दोस्तों, यही गलत है। दया के लिए याचिकाकर्ता को मौखिक नहीं लिखित सुनवाई का अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण के लिए बाध्य नहीं है। हाँ दोस्तों, अगर वो किसी की क्षमादान कर शक्ति का प्रयोग करके किसी की सजा को माफ कर सकता है तो कोई उससे सवाल भी नहीं कर सकता कि आपने ऐसा क्यों किया। नेक्स्ट प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन जो दोस्तों यह कहां आयोजित किया गया? तो यह जो दोस्तों बेलग्रेड 1961 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। गुट निरपेक्ष सम्मेलन क्या दोस्तों? तो अच्छा रहने दीजिए, ये बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1961 में पहली बार दोनों सदनों के गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक को बुलाया गया? तो हम सबने पहले डिस्कस किया, दहेज निरोधक अधिनियम कब आया था? तो 1961 में। उसमें राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 108 में है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पादप समूहों के दोनों बीजाणुयुक्त व युग्मयोगी प्रभाव बहुकोषीय तथा मुक्तजीवी होते थे? ये कौन होते हैं? तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल तो क्या होता है दोस्तों? तो गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल जो दोस्तों वह विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर लगता है। मान लीजिए दोस्तों एक नाव है और यह एक वस्तु है, तो यह जो वस्तु इस पर प्रतिबल लगाएगा और यह जो दोस्तों इस पर प्रतिबल लगाएगा, तो दोनों पर अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है और दोनों विपरीत दिशा में लगता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो हुमायूंनामा जो लिखा था दोस्तों यह किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था
और किसके कहने पर, तो अकबर के कहने पर लिखा था। किसके, अकबर कहने पर लिखा था। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। औरंगजेब के बारे में कल के वीडियो में हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी देख तो इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1707 ईस्वी में हुई था। बीबी का मकबरा किसने बनाया था, तो औरंगजेब ने बनाया था। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी दोस्तों, तो हुमायूं की मृत्यु जो है दोस्तों दिन पनाह लाइब्रेरी से सीढ़ियों दिन पनाह लाइब्रेरी की सीढ़ियों से फिसलकर गिरने से हुमायूं की मौत हुई थी। जहांगीर कौन था दोस्तों, तो जहांगीर जो दोस्तों अकबर का पुत्र था। कौन, अकबर का पुत्र था। और जहांगीर के काल को ही दोस्तों चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या, चित्रकला का स्वर्ण कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले अकबर के बारे में, तो बिना पढ़ा लिखा हुआ राजा कौन हुआ, अकबर। अकबर गद्दी पर कब बैठा था दोस्तों, तो 1556 ईस्वी में। अकबर का संरक्षक कौन था, तो अकबर का संरक्षक जो था बैरम खान था, बैरम खां। अकबर को पाला पोसा किसकी थे, तो अकबर को पाला पोसा जाता था इसकी धाया माँ महामंगा ने। किसने, महंगा ने। ऑप्शन, तो इसका सही उत्तर जो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य सहित सभी तारों के ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य सहित सभी तारों के ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों हाइड्रोजन नाभिक का हीलियम के नाभिक में संलयन। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है। तो मुद्रा के आंतरिक मूल्य का जो अर्थ है दोस्तों यह क्या है, तो मुद्रा की क्रय शक्ति। मुद्रा की क्रय शक्ति कितनी है, यही जो है दोस्तों मुद्रा का आंतरिक मूल्य है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हरित गैस का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हरित गैस के पृथ्वी के वायुमंडल पर जो प्रभाव पड़ता है दोस्तों वो बढ़ता है। अगर हरित गैस का पृथ्वी पर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका औसत तापमान जो है वह बढ़ जाएगा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है पंचवर्षीय योजना की क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। तो क्रियान्वित करने के लिए जो जिम्मेदार है दोस्तों ये कौन है, तो योजना आयोग। क्यों, योजना आयोग। योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सा आ गया, तो दोस्तों नीति आयोग। क्या, नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 2015 में। अगर छोटा जनवरी पूछे तो 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमीनो अम्ल, मंड और शर्करा। तो विचार कीजिए। तो और देखते हैं आगे प्रश्न क्या है। तो इसमें पूछता कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट जो ऑप्शन ए है जो हमारा दोस्तों सिर्फ नहीं है वो कौन है, तो यह अमीनो अम्ल जो दोस्तों यह एक प्रोटीन है। क्या, प्रोटीन है। लेकिन वो दोनों जो दोस्तों स्टार्च और मंड, स्टार्च और क्या है, स्टार्च और शर्करा जो दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC अथवा कनिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करते हैं। तो श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC जो दोस्तों इसका कारण है रोगाणुओं का विनाश करना। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। रक्त का थक्का कौन बनाता है, तो विटामिन के से। क्या, रक्त का थक्का किससे, तो विटामिन। ऑक्सीजन का वहन कौन करता है, तो कौन करता है दोस्तों, तो ब्लड करता है। कौन, ब्लड करता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, खाद्य पदार्थ में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करता है। तो खाद्य पदार्थ में जब ईस्ट यानी खमीर को मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है, जिससे दोस्तों कोई भी चीज जो फूल जाता है। जैसे पाव रोटी में अगर आप देखिएगा तो ईस्ट या खमीर को मिलाया जाता है तो पाव रोटी जो है फूल जाता है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ होता है, तो बंद पैकेट में। जैसे अगर आप चिप्स वगैरह जो देखते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है पैकेट में, तो नाइट्रोजन का किया जाता है। ऑक्सीजन का उपयोग जो दोस्तों श्वसन में किया जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो 21% है। और वायुमंडल में अगर आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक कौन सी गैस है, तो 78% कौन है, तो नाइट्रोजन गैस है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो 0.03% जो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली जो दोस्तों लिपोप्रोटीन की बनी होती है। किससे, लिपोप्रोटीन की। तो लिपिड और प्रोटीन को ही हम लोग लिपोप्रोटीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह
सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, इंडोसाइटोसिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यह किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नेटल पौधे के पत्ते को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के प्रभाव से होता है? तो नेटल के पौधे में दोस्तों यह मेथोजॉइक अम्ल होता है। क्या मेथोजॉइक अम्ल होता है, जिससे दोस्तों दर्द जैसा अम्ल स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका के अंतरोशिम क्रिया के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? तो अंतरोशी यानी इंडोडर्मिक क्रियाओं के लिए परिचालन के लिए जो ईंधन की तरह कार्य करता हुआ एटीपी करता है। एटीपी का फुल फॉर्म कौन होता है? तो एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो पहला है, अग्र मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। नहीं दोस्तों, अग्र मस्तिष्क जो दोस्तों यह सोचने के लिए प्रयुक्त है, यानी आगे दोस्तों तो अगर आप सोचते हैं तो इसका याद रखने का ट्रिक है को आप सिर पर उंगली रखकर आगे की ओर सोचते हैं। तो अग्र मस्तिष्क जो दोस्तों सोचने के लिए प्रयुक्त है, और पश्च मस्तिष्क दोस्तों ये अनैच्छिक क्रियाओं के लिए प्रयुक्त है, जिससे मेंडुलम ऑब्लोगमाटा जुड़ा हुआ रहता है। और ये दोस्तों जो अनैच्छिक क्रिया होती है जो अचानक से होती है, इसके लिए पश्च मस्तिष्क कौन है जिम्मेदार होता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना दो हिस्से ही। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एक उपभोक्ता स्तर से दूसरे उपभोक्ता को जैव मात्रा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित किया जाता है? तो आप सबने पढ़ा होगा दोस्तों लिंडमैन का नियम। लिंडमैन का नियम के अनुसार 10% जो है दोस्तों एक जैव से दूसरे जैव में परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण सभी एक ही तल में होता है। उपरोक्त में से किस घटना के समय से? दोस्तों आपतन कोण ये हो गया हमारा, और परावर्तन कोण और उस पर लंब, ये सब दोस्तों किस कैसी घटना है? तो यह जो है परावर्तन की घटना, किसी प्रकाश के परावर्तन की घटना है। और इसमें दोस्तों इसका सूत्र होता है स्नेल का नियम, साइन आई बराबर साइन आर। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा हमारा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का जो उदाहरण है दोस्तों कौन? तो मृग मरीचिका जैसे दोस्तों ये जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो जैसे जल में डाला गया सिक्का या जल में डाला गया छड़ जो है दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। विवर्तन का कौन सा उदाहरण है? तो इसके पहले जो पिछला वाला सेट था उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई प्रकाश किसी रेखा में सीधी रेखा में गमन करती है, अगर बीच में कोई अप्रदर्शित पदार्थ रख दिया जाए तो प्रकाश जो दोस्तों उसके किनारे से होकर निकल जाती है, जिसे ही प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में दिल्ली में लागू की गई पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पीएम श्री योजना दोस्तों यह शिक्षा से संबंधित है। किससे? शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपत्ति पंजीकरण को आसान और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए एक राज्य एक पंजीकरण की शुरुआत की है? तो यह योजना जो शुरू की गई है महाराष्ट्र के द्वारा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? तो योग महोत्सव 2025 का जो आयोजन करेगा दोस्तों वह नासिक महाराष्ट्र करेगा। कौन? नासिक महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। योग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 21 जून को मनाया जाता है। कब? 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सड़क दुर्घटना पीड़ित को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना कौन सी है? तो इसके द्वारा शुरू की गई योजना दोस्तों वो कौन? तो सड़क दुर्घटना पीड़ित कैलाश उपचार योजना 2025। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किस मंत्रालय ने उच्च मूल्य वाले साइबर अपराधी को स्वचालित रूप से पंजीकृत करने के लिए E0 पहल शुरू की है? तो E0 पहल जो शुरू किया है किसके द्वारा? तो गृह मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग ध्यान महोत्सव 2025 की मेजबानी करेगा?
तो कौन सा करेगा दोस्तों? तो यह जो करेगा दोस्तों, यह लद्दाख करेगा। कौन? लद्दाख। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गुजरात का कौन सा शहर भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये धौलेरा गांव का किया जा रहा है। कौन सा? धौलेरा। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है दोस्तों, शहरी क्षेत्र को उच्च गति इंटरनेट प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नोमिडेक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो नोमिडेक एलिफेंट जो दोस्तों भारत और मंगोलिया के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस जो दोस्तों 30 मई को मनाया जाता है। कब? 30 मई को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो नियुक्त किया गया है, भूषण रामकृष्ण गवाई को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस विरासत स्थल को हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया दोस्तों? तो यह जो किया गया है, मूसी नदी के किनारे इस ऐतिहासिक इमारत को। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान आजाद रास्ता बिहार में सक्रिय हुआ था? तो आजाद रास्ता का गठन जो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ था बिहार में, और इसको आजाद रास्ता का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। कैसे? जयप्रकाश नारायण ने। और उसमें इनकी मदद किसने की थी, ये आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों। इसका जो है दोस्तों हम कल के वीडियो में बताएंगे आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो किया गया था वह फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। स्पीच इज द फास्टेस्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बाय यूजर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द विच पार्ट ऑफ अ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड इज बिलोंग टू। तो टाइम। टाइम जो दोस्तों एक नाउन है। क्या नाउन है? ऑल द पार्टिसिपेंट वर आस्क्ड टू टाई their right leg to their spouse, left leg to race. In the above sentence, point out of the gender word spouse. इसे क्या कहते हैं? तो इसे कॉमन जेंडर कहते हैं। Fill in the blanks with the correct option. The plane is flying above the town. ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगर दोस्तों किसी पर जैसे टेबल वगैरह पर रखा हुआ तो उसके लिए आप का प्रयोग करते हैं। अगर छत वगैरह रखा हुआ तो उसके लिए ओवर करते हैं, लेकिन उससे भी ऊपर रखा हुआ तो उसके लिए एभाव का प्रयोग करते हैं। और अंडर तो दोस्तों सबको पता है कि नीचे के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध परिषद आधुनिक बिहार के भीतर की आयोजित की गई? तो निम्नलिखित में से जो बौद्ध परिषद अद्वितीय जो दोस्तों पहला, दूसरा और तीसरा, ये सभी जो दोस्तों बिहार में प्रयुक्त किया गया, और चौथा जो दोस्तों यह कहाँ गया था? तो कुंडलबन कश्मीर में किया गया था। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन बिहार में सबसे लोकप्रिय कृषि आधारित उद्योग है? तो बिहार में सबसे लोकप्रिय कृषि आधारित उद्योग जो है चीनी उद्योग है। कौन? चीनी उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, महाबोधि मंदिर परिषद बोध गया और गया को किस वर्ष सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को की विश्व प्रसिद्ध स्थानों की सूची में शामिल किया गया? तो यह 2002 में किया गया। कब? 2002 में। आगे मैथ का प्रश्न दोस्तों, प्रश्न दिया दोस्तों, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। मान लीजिए दोस्तों एक शंकु है, इसकी तिर्यक ऊंचाई दी हुई कितना? 20 सेंटीमीटर। कितना? 20 सेंटीमीटर। और इसका जो दोस्तों आधार का क्षेत्रफल यानी यह जो वृत्त है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ कितना? 616 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर।
और कितना दो है दोस्तों, तो 616। और पाई का मान होता है 22/7 और कितना हो दोस्तों, इधर दिया हुआ 616। तो 22 616 से अगर काटेंगे तो देखिए दोस्तों, तो इसमें पाई या इस देख लीजिएगा, पाई पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया, 616। तो पाई का मान होता है 22/7 गुने आर स्क्वायर और 616। तो इसको हम काटेंगे दोस्तों, तो 11 दूनी 22 कट जाएगा और फिर कितना बचेगा, तो 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16। फिर 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 11 308 गुने 7 करेंगे और फिर बटा 11 करेंगे तो आर बराबर हो जाएगा आर, इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो आर का मान आ जाएगा दोस्तों, ये कितना आ जाएगा, तो आर का मान आ जाएगा इसमें हमारा 14। इसमें हम पाई आर एल को पुट कर देंगे तो पाई का मान 22/7, आर का मान दोस्तों कितना है, आर का मान हमारा कितना निकला, तो 14 निकला। और एल का मान कितना दोस्तों, तो एच का पाई आर एच का मान दिया हुआ है 20। तो हमारा कितना हो जाएगा, तो पाई आर एल तो 22/7 गुने 14 और एल का मान कितना है, तो 20 दिया हुआ है। तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88, 880। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडर रूट में दिया हुआ है तो इसका मान पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर अंडर रूट में ए फिर उसके अंडर रूट फिर ए प्लस में दिया रहा है फिर उसके बाद माइनस में दिया रहा है, तो इसका सूत्र होता है 4a माइनस 3 प्लस ए 4a प्लस 3 माइनस ए और बटा 2 होता है। तो इसको सॉल्व करेगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा 2 आ जाएगा। अगला है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार में थे जिसमें 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया। तो मान लीजिए इस चुनाव में एक उम्मीदवार थे, दो वोटों की संख्या एक्स में, उसमें से 10% वोट नहीं दिया, तो 90 व्यक्ति ने वोट दिया, 90% ने वोट दिया। उसके बाद 10% अवैध हो गया, तो उसमें से भी 90% ने वोट दिया, वोट वैलिड हो गया और बाकी जो है दोस्तों अवैध हो गया। और अवैध वोट जीत गया और जीतने वाले उम्मीद को कितना 54% मिला। तो एक को मिला होगा वैध वोटों का 54% और एक को मिला होगा 46, और दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों, तो 54 में से 54 माइनस अगर 46 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 54 में से 46 घटा देंगे, तो 54 में से 46 घटाएंगे तो हमारा जाएगा 12, कितना नहीं 18 आ जाएगा, कितना 18 आ जाएगा, माफ कीजिएगा 18 नहीं आ जाएगा, 54 8 आ जाएगा कितना, तो 8% का मान कितना हो जाएगा, तो 8 का मान हो जाएगा तो 8/100 कर देंगे, अब बराबर 1620। इसको काट पीट करेंगे दोस्तों तो इसका आंसर जो जाएगा वो हमारा 2500 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एक जूसर मिक्सर का अंकित मूल्य 5500 रुपये है और उस पर 3 क्रमिक छूट 10 40% 30% और 20% जाता है। तो एक मिक्सर का मूल्य जो है 5500 रुपये है, उस पर 40% का छूट दिया तो बिकेगा कितना में, 60 में। उसके बाद फिर कितना में 30% का छूट जाएगा तो बिकेगा 70 में। उसके बाद 20% का छूट गया तो 80%। इसको अगर काट पीट कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1848 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक निश्चित समय अपनी चाल का 60% चाल से तय करता है तो 36 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता है। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर समय दोस्तों कांस्टेंट दिया रहा है, मतलब दूरी जो है नियत है, तो समय जो दोस्तों चाल का क्या बोलते हैं अनुपात विपरीत होता है। अगर तो इसमें दोस्तों तो कितना 60% का फ्रैक्शन कितना है, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो 60% का फ्रैक्शन 3/5, यानी नियत 5 है तो इसका जो दोस्तों कितना 5 और 3, तो इसका समय का अनुपात हो जाएगा 3:5। तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों 36 मिनट की देरी से, तो लेकिन यहाँ कितना 2 मिनट की दूरी से, तो एक यूनिट का मान आ जाएगा 18, तो 18 तिया 54। क्या पूछ रहा है दोस्तों, तो सामान्य समय, तो सामान्य होकर 18 तिया 54। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1000 रुपये के 3 राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया गया। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष में 10%, पहले 2 वर्षों में 10% की वार्षिक और तीसरे वर्ष में 50%, यानी पहले 2 वर्ष में जो दोस्तों 10 से 11 हुआ है, फिर 10 से 11 हुआ है
और फिर 50% का फ्रैक्शन, 50% फ्रैक्शन कमाने के बटा 2, यानी 2 से 3 हुआ है। तो ब्याज कितना होगा? तो इसको अगर काट पीट करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 200 और ये हो जाएगा 121 इंटू 3 करेंगे तो 3 12 36 और ये कितना हो जाएगा? 3 3 दूनी 6 और 3 363। तो 363 और 200 में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 163। तो 200 का 5 और 163 गुने 5 कर देंगे हमारा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 163 गुने 5, तो 15 चौथी 18 के 8 हाथ में। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 815 आ जाएगा। कितना? 815 आ जाएगा हमारा। इसमें दोस्तों बोल रहा है अगले प्रश्न में ए इंटू बी का मान पूछ रहा है। तो ए इंटू बी का मान यही होता है दोस्तों, ए प्लस बराबर ए प्लस बी। तो ए और बी का इसमें मान पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 42। इसमें दोस्तों 3 वेरिएबल दिया हुआ है, तो इसमें एक वेरिएबल को हम लोग 0 कर लेंगे। तो एक्स प्लस वाई तो बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो वाई बराबर एक्स का मान निकाल लेंगे, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा? माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें दोस्तों पुट कर देंगे मान, इसमें बटा हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा सेक स्क्वायर थीटा, इसको भी सॉल्व करेगा तो अब यह हो जाएगा। और 100 नंबर प्रश्न है दोस्तों, माध्यिका निकालना। तो इसको हम लोग पहले आरोही क्रम में सजा लेंगे और उसके बाद जो सबसे बीच में हो जाएगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।